सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड्स बनाते हैं और उनका नेचर क्या होता है, प्रोडक्ट का कलर क्या होता है, फ्यूम्स निकलती हैं, स्पार्क्स आते हैं। ठीक है, ये सब हमने यहाँ पर पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल की रिएक्शन विद वाटर। ठीक है। तो जनरली जब मेटल जो है वो वाटर से रिएक्ट करते हैं तो दे डू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। ठीक है। तो हो सकता है ऑक्साइड बनाए, हो सकता है हाइड्रोक्साइड बनाए। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने जो सोडियम लिया है, जब हमने इसे वाटर में डाला तो इसने सोडियम का ऑक्साइड बनाया, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करी और यहाँ पर क्या करा, हीट को रिलीज किया। अब यहाँ पर आप देखोगे जो सोडियम है वो एक तरीके का क्या है, मेटल है, और वाटर के अंदर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्रोडक्ट साइड में ये रिएक्टेंट होता है, ये वाला साइड प्रोडक्ट होता है। तो पहले जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ, बट बाद में हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया और उसकी जगह कौन आ गया, सोडियम। सो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर जो सोडियम की रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन के मुकाबले क्या थी, ज्यादा, जिसके चलते सोडियम ने हाइड्रोजन को उसके ऑक्साइड से क्या करा, डिस्प्लेस कर दिया। तो ये एक तरीके की कैसी रिएक्शन हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पर एक और चीज याद रखने वाली है, जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो जनरली क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जितनी भी होती हैं वो सारी होती हैं एक्सोथर्मिक, मतलब कि हीट रिलीज करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो हीट, और ये जो है ये फायर कैच कर लेती है, यहाँ से जो हीट रिलीज होती है इट कैचेस फायर इन द केस ऑफ सोडियम। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा ये क्या थी, मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और यहां से हमें शो होता है कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है। और इसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर जनरली एक्सोथर्मिक, सो दैट इज व्हाई इन दिस रिएक्शन हीट इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। ठीक। और यहाँ पर फायर को भी कैच कर लिया जाएगा। अब देखो होता क्या है, हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं कुछ, some oxides like Na2O, K2O, CaO, MgO, ये जो सारे ऑक्साइड्स हैं ये जनरली क्या होते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, आर सोल्यूबल इन वाटर। ये सारे जो हैं सोल्यूबल इन वाटर, ये जितने भी ऑक्साइड है हमारे पास मेटल के, दे ऑल आर सोल्यूबल इन वाटर, और जैसे ही वाटर में सोल्यूबल होते हैं दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। ये जो है मेटल का क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड। फर्स्टली आपको ऐसे याद रखना है, जैसे मान लो मेटल ने रिएक्ट किया वाटर से तो पहले वो क्या बनाएगा, ऑक्साइड। अगर वो फर्दर जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तब वो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जितने भी हैं यहाँ पर ऑक्साइड, ये सारे सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या है, सोल्यूबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जो वाटर में सोल्यूबल होगा वो क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कोल्ड वाटर। अब अगर हम यहाँ पर देखें रेट ऑफ रिएक्शन में, हमें अगर बात करना है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, सबसे पहले हमने रिएक्ट किससे करा रहे हैं, कोल्ड वाटर से। मतलब टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहने वाला है, टेम्परेचर यहाँ पर रहने वाला है कम। और मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, जो कम टेम्परेचर पर भी ज्यादा रैपिड रिएक्शन दिखाते हैं उन्हें हम कहते हैं रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने अगर सोडियम को रिएक्ट कराया कोल्ड वाटर से, यहाँ पर जो वाटर है कैसा है, कोल्ड है, यानी टेम्परेचर कम है उसका, तो इट फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस हीट। और यहाँ पर जो हीट रिलीज होती है इट कैचेस फायर, इसमें आग लग जाती है। सेम चीज इसके साथ है, पोटेशियम के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहाँ पर भी जो रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यहाँ पर भी जो है इट कैचेस फायर। बट यहाँ पर अगर हम देखें विद इन द केस ऑफ कैल्शियम इट डजंट कैच फायर, डजंट कैच फायर। अब यहां से हम बता सकते हैं भाई, अगर इन ये दोनों फायर कैच कर ले रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, इसका मतलब
कैल्शियम जो है वो इन दोनों से लीस्ट रिएक्टिव है। बट यहाँ पे अगेन हम किसको देखेंगे यहाँ पर कि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है या फिर पोटेशियम, क्योंकि आग तो दोनों ही लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं किसमें, पोटेशियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, सोडियम से। और रीजन इसका क्या रहेगा, रीजन इज द रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction in the case of potassium is rapid। यहाँ पर जो पोटेशियम की रिएक्टिविटी दिखती है वाटर के साथ, मतलब इसका जो फायर कैच करना है ये बहुत ज्यादा दिखता है हमें। यहाँ पर जो अमाउंट होता है हीट का वो ज्यादा लिबरेशन होता है, तो जिससे हम बोल सकते हैं कि पोटेशियम जो है वो कम टाइम में भी रिएक्ट करता है। यहाँ पे रैपिड का मतलब क्या, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो पोटेशियम जो है कम टाइम लेता है अपना हाइड्रोक्साइड बनाने में और फायर कैच करने में, तुरंत जल्दी से आग पकड़ता है। पकड़ता तो ये भी है, सोडियम भी है, बट ये टाइम जो है पोटेशियम के कंपैरिजन में ज्यादा लेता है, जिसकी वजह से हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन विद वाटर इज रैपिड, इज विगरस एंड इट कैचेस फायर मोर रैपिड इफ वी कंपेयर विद सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन रहेगा जिसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ठीक, और कैल्शियम के केस में हम क्या बोल सकते हैं, इसमें तो फायर कैच नहीं कर रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं सबसे पहले आया पोटेशियम, फिर आया सोडियम और फिर आ गया कैल्शियम। यहाँ से हम ये ऑर्डर दे सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, रीजन इज आग पकड़ता है और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, कम टाइम में जल्दी रिएक्ट करता है। सोडियम, क्योंकि कैल्शियम तो आगे नहीं पकड़ रहा, तो कैल्शियम से ज्यादा कौन हो गया, सोडियम, पर सोडियम टाइम ज्यादा लगाता है रिएक्ट करने में और पोटेशियम कम लगाता है, तो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, पोटेशियम। ठीक है, अभी तक हमने तीन एलिमेंट्स की यहाँ पर रिएक्टिविटी को देख लिया है। अब यहाँ पर जो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, जब हमने ऑक्साइड्स पढ़े थे तो हम वहां पे कंपेयर नहीं कर पा रहे थे कि सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है या पोटेशियम, पर हमने जब जैसे वाटर से रिएक्ट कराया, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराया, तो हमने पाया रेट ऑफ रिएक्शन जो है पोटेशियम का ज्यादा है, इसीलिए वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। इसे आप जल्दी से नोट कर लो। एक बात इसमें और है याद रखने वाली, यहाँ पर जो डेंसिटी की अगर हम बात करें, मतलब कि कम जगह पे ज्यादा पार्टिकल्स, तो यहाँ पे जो है याद रखना, कैल्शियम की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ कैल्शियम, डेंसिटी ऑफ कैल्शियम जो है वो ज्यादा होती है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। बट उसके बावजूद जब यहाँ पे रिएक्शन होती है कैल्शियम की वाटर के साथ, तो जो ये हाइड्रोक्साइड है, जो इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बेसिकली जो कैल्शियम होता है, ये क्या कर देता है, कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, स्टार्ट्स फ्लोटिंग। देखो, जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो बेसिकली उसको सिंक हो जाना चाहिए, फ्लोट नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जो ये जो हाइड्रोजन की जो गैस है, इसके जो बबल्स होते हैं ये स्टिक हो जाते हैं किसके सरफेस से, कैल्शियम के सरफेस से। मान लो ये कैल्शियम है, तो ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उससे जो हाइड्रोजन की गैस रिलीज हो रही है, उसके जो बबल्स हैं दे स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम उसके बाद स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो यहाँ पे ये भी एक याद रखने वाली चीज है, इसको आप लिख सकते हो, thin tiny bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the calcium and hence it starts floating in the water। ठीक है, और इन दोनों की तो डेंसिटी कम ही होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें डेंसिटी ऑफ सोडियम जो है वो कम होती है किससे, वाटर से। डेंसिटी ऑफ पोटेशियम भी कम होती है किससे, वाटर से। ये तो समझ आ गया होगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, ज्यादा विग्रस रिएक्ट करता है, रैपिड रिएक्शन है, फायर कैच करता है। उसके बाद है सोडियम, इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा धीरे रिएक्ट करता है। धीरे क्या रिएक्ट करता है, बेसिकली फायर तो ये भी कैच कर रहा है बट रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा कम है। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इवन स्लोअर, आप यहाँ पे लिख सकते हो, इन दोनों का कंपेयर में इवन स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन, इवन स्लोअर रेट ऑफ, RxN का होता है रिएक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो इसीलिए हमने ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर दिया है। एक चीज और लिख लेना आप
कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम के अलावा कोई दूसरा मेटल जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है. नो अदर मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. ठीक है, यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के अलावा कोई दूसरा मेटल जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं दिखाता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग कम टेम्परेचर पे रिएक्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अब हम यहाँ पे देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हॉट वाटर. अभी तक हमने जो ऑर्डर सेट किया है वो क्या था, पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, क्योंकि इन्हीं तीनों ने कम टेम्परेचर पे रिएक्ट किया, हेंस इट प्रूव्स कि दे आर रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, अदर मेटल्स के कंपैरिजन में. अब यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा कि जब हमने हॉट वाटर से रिएक्ट कराया तो एक मैग्नीशियम, एक और मेटल निकला इकलौता जिसने किसके साथ रिएक्ट किया, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया, और क्या बनाया, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एक्वस, प्लस इट रिलीजेस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट. किसके साथ, जब हमने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ, हॉट वाटर के साथ. और यहाँ पर नो अदर मेटल्स react with cold water, react with hot water. और यहाँ पर हमारे पास मैग्नीशियम के अलावा किसी और दूसरे मेटल ने रिएक्शन, यहाँ पे कोई और मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करता है किसके साथ, हॉट वाटर के साथ. ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसके बाद जैसे हम कंसिडर कर सकते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल में, जब हमने हॉट वाटर के साथ रिएक्शन देखी कि मैग्नीशियम जो है वो किसके बाद रखा जाएगा, कैल्शियम के बाद. ठीक है, और यहाँ पे ये भी आप याद रखना, यहाँ पर भी जो मैग्नीशियम है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा. ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज याद रखने वाली, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे इवॉल्व हो रही है, यहाँ पर ये किसी भी तरीके का डजंट कैच फायर, इट डजंट कैच फायर, इसमें जो है आग नहीं पकड़ता है ये. तो यहाँ से हमारे एक और एलिमेंट अब शामिल हो गया हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में, दैट इज मैग्नीशियम. ठीक है, इट इज नॉट मैग्नीशियम कैल्शियम बट इट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. अब हम देखेंगे यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद स्टीम. अब यहाँ पर हम देखें एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये तीन एलिमेंट्स निकले जिन्होंने किससे रिएक्शन दिखाई, स्टीम. अभी देखो यहाँ पर ये जो तीनों थे इन्होंने रिएक्शन दिखाई थी विद कोल्ड वाटर. ठीक है, मैग्नीशियम ने दिखाई थी विद हॉट वाटर, और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा टेम्परेचर वाला फेज आता है वो आता है स्टीम. और यहाँ पर तीन एलिमेंट्स निकलते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, जो अपना अपना ऑक्साइड फॉर्म करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद स्टीम. ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज याद रखना, इनमें से कोई भी जो है हाइड्रोजन गैस किसी की भी डजंट कैच फायर. ठीक है, आग नहीं लगती किसी में भी. तो यहाँ पर तीनों ही हैं जिन्होंने एक जैसा रिएक्शन दिखाया, एल्यूमिनियम ने अपना ऑक्साइड बनाया, जिंक ने अपना और आयरन ने अपना, और यहाँ पर किसी भी तरीके की फायर कैच नहीं करी इन एलिमेंट्स ने, इन मेटल्स ने. तो यहाँ पे अब हम ये तो बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन जो है वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, पर क्योंकि लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ने यहाँ पर स्टीम से भी किसी तरीके की रिएक्शन नहीं दिखाई, तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों मेटल्स जो हैं वो इन पांचों मेटल से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है. बट अभी भी यहाँ पर एक चीज पहचाननी बहुत मुश्किल है कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम रखा है. ठीक है, अब यहाँ पर ये तो तीनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब इसको हम देखेंगे. ठीक है, बट अभी आपको इतना याद रखना है कि कोल्ड वाटर से हमने डिसाइड किए तीन चीजें, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, और फिर हॉट वाटर से हमने डिसाइड किया मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है. फिर हमने जब स्टीम से रिएक्ट किया तो तीन एलिमेंट्स निकले जिन्होंने इससे रिएक्शन दिखाई, जो कि है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, और इन तीनों को हमने बोला कि इन पांचों से ज्यादा रिएक्टिव है बट इन चारों से कम रिएक्टिव है. ठीक है, अब हम देखेंगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, उसके बाद हम आगे की रिएक्टिविटी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं. अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स. बेसिकली डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड दो टर्म्स यूज करी जाती हैं कि कितना जो उस एसिड का जो एक्शन है वो कितना ज्यादा है, मतलब कितना उसके अंदर सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के हिसाब से हम लोग देखते हैं. तब हम बोलते हैं अगर अमाउंट ऑफ
सॉल्यूट ज्यादा है मतलब वो कंसंट्रेटेड है, और अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो वो डाइल्यूट है। ठीक है, ज्यादातर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर लिया जाता है जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब किसी का असर कम करना है। देखो डाइल्यूट, अगर मैं आपको बोलूं लेमन जूस फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पर, तो जो लेमन जूस है अगर आप उसके अंदर पानी मिला दोगे तो उसकी जो खटास है वो कम हो जाएगी, तो हम वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि वो जो लेमन जूस है वो क्या हो गया, डाइल्यूट। बट यहीं पे अगर आप कोई लेमन जूस लेते हो और उसके अंदर आप कोई पानी नहीं मिलाते हो तो उसकी जो खटास है वो पूरी मेंटेन रहेगी, तो मतलब हम वहाँ पे क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो ये दो टर्म्स ऐसे यूज करी जाती है। तो यहाँ पर कोई भी डाइल्यूट एसिड से अगर आप रिएक्शन कराओगे मेटल की तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, मेटल सॉल्ट, मेटलिक सॉल्ट, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। अब हम लोग कहाँ तक की रिएक्शन देख चुके थे, तो हम देख चुके थे कि पोटेशियम जो है ज्यादा रिएक्टिव है, फिर उसके बाद है सोडियम, फिर उसके बाद है कैल्शियम, और फिर उसके बाद है मैग्नीशियम। यहाँ तक हम देख चुके थे। फिर हमारे पास जब बाकी के अदर मेटल्स बच जाते हैं उनकी रिएक्शन हमने देखी, तो उनमें से 3 ने रिएक्ट कर दिया, बाकियों ने तो रिएक्ट नहीं किया। पर हमें ये नहीं पता चला कि उन तीनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली जैसे कि आपने लिया मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और एक एक में आपने लिया फॉर एग्जांपल, एक बीकर में आपने लिया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इनके साथ आपको ऐड कर देना है क्या, डाइल्यूट एसिड। ठीक है, दिल एसिड नहीं है, डाइल्यूट एसिड है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप इसके अंदर डाइल्यूट एसिड ऐड करोगे किसी भी एक टेस्ट ट्यूब में लेकर, तो आप पाओगे कि यहाँ पर जो बबल्स हैं, जो H2 के बबल्स हैं, उनका अमाउंट जितना ज्यादा होगा, एक टर्म यूज होती है एफरवेसेंस। ठीक है, एफरवेसेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने फिज साउंड देखा होगा, फॉर्मिंग, जैसे झाग जैसा बन जाता है, बबल्स आ जाते हैं, तो वो जिसके अंदर ज्यादा होंगे हम बोलेंगे उसकी रिएक्टिविटी क्या है, उतनी ही क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जो हमें ज्यादा एफरवेसेंस क्रिएट करके देगा हम बोलेंगे कि वो मेटल क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो मैग्नीशियम है, इसके केस में जो अमाउंट रहता है बबल्स का, एफरवेसेंस का, वो बहुत ज्यादा रहता है। मतलब जब आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हो और उसके अंदर मैग्नीशियम डालते हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के बबल्स निकल रहे होते हैं उनका अमाउंट ज्यादा रहता है। मतलब हम बोलेंगे ज्यादा H2 गैस रिलीज हुई है, ज्यादा H2 गैस प्रोड्यूस हुई है, मतलब सॉल्ट भी बना होगा, मतलब पूरा पूरा मेटल ने रिएक्ट किया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो इसकी रिएक्शन जो है ये भी रिएक्ट करता है, बट यहाँ पर मैग्नीशियम के केस से थोड़ा सा कम रहता है। उसके बाद फिर जिंक में थोड़े और कम बबल्स हो जाते हैं, उसके बाद फिर आयरन में और कम हो जाते हैं, और लेड में बिल्कुल ही कम हो जाते हैं, और इनमें तो कोई बबल्स ही फॉर्म नहीं होते हैं, नो बबल्स फॉर्मेशन। ठीक है, नो बबल्स फॉर्मेशन, मतलब ये लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन सब में हाइड्रोजन की गैस इवॉल्व हो रही है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये जो हमारा मेटल है ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता जा रहा है, और जितना सॉल्ट बनाता जा रहा है उसके साथ साथ H2 गैस भी रिलीज होती जाती है। जो जितना ज्यादा सॉल्ट बनाएगा मतलब वो उतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा, सॉल्ट बनना पड़ेगा, तभी बचा खुचा जो हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में रिलीज होगा। तो मतलब जितना ज्यादा मेटल का यूटिलाइजेशन होगा उतना ज्यादा सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, और उसके साथ साथ H2 गैस का जो है वो इवोल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो H2 गैस की इवोल्यूशन अगर हम लोग देखें, एफरवेसेंस का रेट देखें, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका रहता है, मैग्नीशियम का, फिर एल्यूमिनियम का, फिर जिंक का, फिर आयरन का, फिर लेड का, और इनमें तो कोई किसी तरीके की बबल्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो यहाँ से हम सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जब हमने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो मैग्नीशियम के बाद जिसने सबसे ज्यादा बबल्स फॉर्म किए वो कौन था, एल्यूमिनियम। और ये आपको सेम टाइम तक देखना है, मतलब अगर आपने मान लो 6 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, इन 6 में सारे डाले हैं, तो आपको बिल्कुल एक साथ इनके अंदर जो है पोर करना है, किसको, डाइल्यूट एसिड को। ऐसा नहीं कि आपने इसको 10 मिनट छोड़ दिया, इसको 15 मिनट, ऑब्वियसली जितनी देर छोड़ोगे उतना ज्यादा रिएक्शन होती रहेगी, नहीं। आपको अगर मान लो आपने सोच लिया कि मुझे 15 सेकंड तक का रेट देखना है, या 30 सेकंड तक का, या 45 सेकंड तक का मुझे रेट देखना है, कितना रिएक्ट करते हैं, कितने बबल्स, तो आप पहले सारी टेस्ट ट्यूब को अलाइन करो। ठीक है, होल्डर में टेस्ट ट्यूब होल्डर होते हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसे टेस्ट ट्यूब होल्डर में इन्हें अलाइन करो, सारे मेटल्स डाल दो जितने आपको डालने हैं, जिनसे रिएक्शन देखनी है इसमें सारे मेटल डाल दो, और एक स्टॉप वॉच रखो अपने पास। ठीक है, स्टॉप वॉच रखो और किसी को स्टॉप वॉच दे दो, और एक ही टाइम पे 6 टेस्ट ट्यूब में
सेम ड्रॉप सेम अमाउंट जो है वो डाइल्यूट एसिड का डाल दो। अब यहाँ पर टाइम भी सेम था, ठीक है, और यहाँ पर हमने स्टॉप वॉच भी लेके रखा है, मेटल वगैरह भी सब कुछ डाल दिया और डाइल्यूट एसिड भी हमने सेम अमाउंट में डाला है। तो अब सेम चीज में सेम टाइम में सेम डाइल्यूट एसिड से जो ज्यादा रिएक्शन करेगा वो ज्यादा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, ज्यादा बबल्स रिलीज करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैग्नीशियम के बाद हम किसको बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर हम किसको बोल सकते हैं, आयरन, और फिर हम किसको बोल सकते हैं, लेड। तो यहाँ से अब हमें ऑर्डर पता चल गया। ये लोग रिएक्ट तो कर रहे थे बट हमें ऑर्डर नहीं पता चल रहा था, अब यहाँ से हमें ऑर्डर भी पता चल गया, जो कि अभी तक का क्या है, पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और लेड, ठीक है। ये हमें याद रखना है। तो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा मेटल, मोर बबल्स शोज मोर रिएक्टिविटी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, मोर बबल्स शोज मोर रिएक्टिविटी। जो जितने ज्यादा बबल्स निकालेगा, जितना ज्यादा एफर्वेसेंस क्रिएट करेगा, हम समझ जाएंगे कि वो उतना ज्यादा क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और ये भी आप याद रखना, हीट जो है सब में इवॉल्व होती है। तो बेसिकली, और ये जितनी भी रिएक्शन अभी तक हमने पढ़ी है वो क्या है, सारी की सारी एक्सोथर्मिक, ठीक। और ये भी याद रखना आप कि मैंने बोला ये बेसिकली सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, एक्सोथर्मिक होंगी। और एक्सोथर्मिक का मतलब हीट जो है वो रिलीज होगा। तो किसने ज्यादा रिएक्ट किया है, आप इसको कैसे चेक करोगे, आप इनके अंदर एक एक थर्मोमीटर को भी प्लेस कर सकते हो सेम टाइम पे। थर्मोमीटर में जिसका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, हम समझ जाएंगे उसने उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करी, उतनी ज्यादा हीट इवॉल्व हुई है। तो या तो आप इसे बबल्स के अमाउंट से चेक करो, या तो आप इसको थर्मोमीटर से टेम्परेचर को चेक करके आप बता सकते हो कि कौन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ना एक क्वेश्चन आता है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से। जैसे अभी हम लोग डाइल्यूट एसिड पढ़ा, बट डाइल्यूट एसिड में कोई भी एसिड हो सकता है, तो वो क्या बनाएगा, अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, क्यों बनाएगा, मेटलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर इन द केस ऑफ नाइट्रिक एसिड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ मेटल जो है वो थोड़ा डिफरेंट रिएक्ट करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है, जब आप इन्हें डाइल्यूट HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये अपना नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, ठीक है, NO3 अपना फॉर्म करते हैं, और साथ में क्या रिलीज करते हैं, H2 गैस, ठीक। मतलब कि अपना सॉल्ट प्लस H2 गैस। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जब भी मेटल्स जो है डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म देयर सॉल्ट प्लस दे रिलीज H2 गैस। बट यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर, मतलब सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीसी है जो किसको फॉलो करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, जब वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 यानी डाइल्यूट एसिड से। एसिड यहाँ पर कोई भी हो सकता है। यहाँ पर जो मैंने अभी एक फिक्स एसिड की बात कर रहे हैं हम लोग, HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो जब भी मैग्नीशियम और मैग्नीज रिएक्ट करते हैं तो फॉर्मूला फॉलो करते हैं कि मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2, ठीक है, ये फॉलो करते हैं। बट इनके अलावा जितने मेटल्स बचे हैं, जब आप उन्हें रिएक्ट कराते हो डाइल्यूट HNO3 से, तो यहाँ पर जो वाटर बन रहा था, इन दोनों के केस में नहीं, इनके अलावा जो बाकी के मेटल्स हैं, तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी, यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, ये जो HNO, सॉरी वो थोड़ा वीडियो पॉज हो गया था, मैंने पूरा समझा दिया था बट वीडियो रुक गई थी, तो मैंने तो ये चीजें लिख दी थी बट मैं ऐसे ही बता देती हूँ फिर। तो जब मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के जब अदर मेटल्स रिएक्ट करते हैं HNO3 से, जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद का क्या करे, खुद रिड्यूस हो, रिडक्शन करे खुद का, और दूसरों को क्या करे, दूसरों को करे ऑक्सीडाइज। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे उसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये खुद का रिडक्शन करता है, देखो दूसरों को जो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर जो HNO3 है, जब दूसरे मेटल्स इससे रिएक्ट करते हैं, किन को छोड़कर, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर जो अदर मेटल्स हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं HNO3 के साथ, तो वो सॉल्ट तो बनाते ही हैं, पर यहाँ पर जो H2 गैस बननी होती है वो H2 गैस का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3,
और ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बना देता है? वाटर। तो यहाँ पर जो है वाटर फॉर्म हो जाता है। और अगर इसने H2 को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना दिया तो ये खुद का क्या करेगा? रिडक्शन। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है उसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है। तो ये खुद का रिडक्शन करके क्या बनाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी अलग था रिएक्शन कि भाई वैसे तो डाइल्यूट एसिड के साथ हमें फॉर्म होना चाहिए मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस H2 गैस, बट जब बाकी के मेटल्स HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो H2 की जगह पे H2O बनता है और उसके साथ साथ जो है कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं, प्लस में सॉल्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पर होती है प्रेजेंस किसकी? एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, जो कि H2 को खाली हाथ नहीं जाने देता, बोलता है भाई आजा, और पकड़ के उसको ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? वाटर, ठीक है। इसको आप लिख लो, ये थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि चैप्टर थोड़ा सा लंबा जा रहा है, बट एक एक चीज आपको पूरा एलॉबरेशन के साथ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप मजा आ रहा होगा। अगर आप कंटिन्यू फर्स्ट लेक्चर से जुड़े होगे तो जरूर आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि अकेला चैप्टर जो है 80 में से 10 नंबर की वेटेज रखता है बोर्ड्स में, ठीक है। तो आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। आप इसे नोट कर लो, और अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा पार्ट नंबर 5। सो जब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।